हाय मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू मॉम ट्राइब। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी लेबर और डिलीवरी स्टोरी। क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी वो एक नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो काफ़ी लोग मुझसे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो किया जाए ताकि मैं आपसे पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और उससे आपको भी कुछ हेल्प मिल सके। मेरी जो प्रेगनेंसी रही है वो बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी रही है। थ्रू आउट 9 मंथ्स आई वॉज वेरी एक्टिव। मैं रोज़ ऑफिस जाती थी, अपना डेली रूटीन सब कुछ वैसा का वैसा ही था। ऑल्दो मैंने अराउंड 17 kg वेट गेन किया था ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी, बट आई वॉज फिट एंड फाइन। तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे तो अपनी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, लेकिन इसी चीज़ से मैं बहुत डरती भी थी क्योंकि पेन से किसी डर नहीं लगेगा और पेन से मैं बहुत दूर रहना चाहती थी। फिर अलग अलग लोग आपको मिलते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आप सिज़ेरियन भी करवा सकते हैं, उसके बाद भी आपकी रिकवरी उतनी ही फास्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में फिर हमने बहुत रिसर्च किया, हमारे डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने हमें अच्छे से काउंसिल किया कि दोनों चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो पेन तो होगा बट आई वाज रेडी फॉर इट। और हमने फिक्स कर लिया था कि एज़ लॉन्ग एज़ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बेबी सेफ़ है तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करेंगे। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और सी सेक्शन करवाना पड़े तो वी वर ओके विद दैट। ऐसा नहीं था कि नहीं कुछ भी हो जाए, हमें तो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, हम सिज़ेरियन तो करवाएंगे ही नहीं। मैं मानती हूँ कि कुछ केसेस में हमें लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कमर्शियल माइंडेड होंगे, वो बिना किसी रीज़न के आपका सी सेक्शन परफॉर्म कर देंगे या आपको बिना कोई प्रॉब्लम के आपको सीधा ही बोल देंगे कि आप तो सिज़ेरियन करवा लो। लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर रही हैं। सो वी ट्रस्टेड हर एंड वी वर रेडी एंड एक्साइटेड। तो मुझे जो ड्यू डेट दी गई थी वो थी 10 अगस्त 2018 एंड अराउंड 31-32 वीक्स के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली चेकअप के लिए बुलाने लगते हैं। तो 33-34 वीक्स के आसपास मुझे एक इंटरनल चेकअप हुआ जिसमें डॉक्टर ने बोला कि आपके जो बेबी की पोजीशन है वो ऑलरेडी बहुत डाउन आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि समवेयर ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई आपकी डिलीवरी होगी, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। तो फिर क्या था, हमारा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। सब फ्रेंड्स, फैमिली, बाय द वे हमारी एक जॉइंट फैमिली है, तो हम पूरे 15 लोग सब लोग वेट करने लगे कि अब कभी भी हो सकता है। हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली, हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया और हम वेट करने लगे। फिर इसी बीच हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी जुलाई के मंथ में, ऑन 18th ऑफ जुलाई। तो मैंने और प्रियांश ने सोचा कि बेबी आने के बाद तो हम बहुत बिज़ी हो जाने वाले हैं, स्पेशली 1-2 साल सब बोलते हैं कि बेबी को आपका 24/7 अटेंशन चाहिए, तो हम बाहर नहीं जा सकते, कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। तो हमने सोचा क्यों ना इस एनिवर्सरी को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो हमने उस एनिवर्सरी को अच्छे से एंजॉय किया। इनफैक्ट हमने पूरा जुलाई का मंथ जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैं बहुत घूमी, सारी अपनी फेवरेट चीज़ें खाई, मूवी देखी और सब कुछ किया वाइल वी वर वेटिंग फॉर अराइवल ऑफ अवर लिटिल वन। तो जो लास्ट का मंथ होता है उसमें डॉक्टर आपको हर ऑल्टरनेटिव डेज़ या रेगुलर चेकअप के लिए बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे भी बुलाना स्टार्ट कर दिया था। और 19 जुलाई हम एक चेकअप के लिए गए, तब मेरा एक इंटरनल असेसमेंट हुआ एंड उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसे देखकर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो थोड़ा कम है, मतलब जितना उस स्टेज पर होना चाहिए वो उतना नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि एकदम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या इमरजेंसी नहीं है कि हमें कुछ अर्जेंट एक्शन लेना पड़े या इमीडिएट सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़े। हम कुछ 5-6 दिन या 1 वीक और वेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर जो आपका फ्लूइड लेवल है वो इससे और कम होता है या कुछ भी इंक्रीज़ नहीं होता है तो हमें इमीडिएट एक सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत डर गए कि अब क्या होने वाला है। मैंने अपना फ्लूइड इनटेक एकदम से बढ़ा दिया, जो भी डॉक्टर ने गाइड किया था वो सब करना स्टार्ट कर दिया। इस बीच मेरे और रेगुलर चेकअप्स होते रहे।
फाइनली ऑन 26 जुलाई डॉक्टर ने फिर से एक अल्ट्रासाउंड किया और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल देखा एंड लकीली सब नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ भी इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ दिन और वेट कर सकते हैं पेन आने का। और उसी दिन उसके साथ मेरा एक इंटरनल असेसमेंट भी हुआ जो कि बहुत पेनफुल था। इंटरनल असेसमेंट बहुत पेनफुल होते हैं, उससे सिंपल शायद लेबर पेन को टॉलरेट करना है। और उस इंटरनल असेसमेंट के बाद डॉक्टर बहुत शॉक में थी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मेरी जो सर्विक्स है वो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर ओपन है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सर्विक्स है उसकी ओपनिंग होना चाहिए 10 सेंटीमीटर एंड आई वाज ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर डायलेटेड। इसका मतलब है कि मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मैंने स्टार्टिंग में प्रीनेटल योगा और एक्सरसाइज सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद मैं ऑफिस के और दूसरे कामों में थोड़ा बिजी हो गई थी तो मैंने वो सब नहीं किया। लेकिन मैं रोज़ सुबह 30 मिनट्स वॉक और शाम को 45 मिनट्स की वॉक ज़रूर करती थी, तो शायद दैट हेल्प्ड। एंड डॉक्टर सच में शॉक में थी क्योंकि मुझे ना कोई पेन आ रहे थे, ना कोई ब्लीडिंग हो रही थी, ना मेरा वाटर बर्स्ट हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी जो सर्विक्स थी वो 2 सेंटीमीटर ओपन थी। लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, बेबी ठीक है, तो हम 2-3 दिन और पेन का वेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पेन नहीं आते हैं तो हमें आर्टिफिशियली जो पेन है उसको आपके अंदर इंड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मुझे डेली चेकअप के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया और हम वेट करने लगे क्योंकि हमें लग रहा था कि अब तो सर्विक्स की ओपनिंग भी हो चुकी है, इसका मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम रोज़ हॉस्पिटल जाते थे और रोज़ अपना हॉस्पिटल बैग साथ लेकर जाते थे क्योंकि कोई भरोसा नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसा करते करते 27, 28, 29 और 30 भी निकल गई, लेकिन नो प्रोग्रेस। फिर फाइनली ऑन 31 समवेयर इन द आफ्टरनून मुझे एक हल्का सा पेन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ना कोई ब्लीडिंग हो रही थी, ना कोई डिस्चार्ज हो रहा था। तो मैंने अपनी डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ये फॉल्स अलार्म है, तो आप अभी घर पर ही रुको कि ये आपका लेबर पेन आना स्टार्ट हुआ है। और हमारे यहाँ पर प्रियांश के दादी जी हैं तो उन्होंने भी बोला कि नहीं ये लेबर पेन नहीं है, तो हम घर पर ही वेट करते हैं। तो फिर हमने घर पर ही वेट किया। ऐसा करते करते 31 की नाइट भी आ गई, लेकिन वो पेन ना कम हो रहा था ना बढ़ रहा था, वो सेम वैसा का वैसा ही था और वो बहुत कम था, तो मैं उसको आराम से टॉलरेट कर पा रही थी। तो कुछ नहीं हो रहा था तो हमने सोचा सो ही जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आई, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो हल्का सा पेन था वो मुझे अभी भी हो ही रहा था और न प्रियांश को नींद आ रही थी। तो हमने बातें करना स्टार्ट कर दिया, हम प्लानिंग करने लगे अपने बेबी के अराइवल के लिए। वो मुझे पैम्पर कर रहे थे। फिर रात को 3 बजे मैंने एकदम से उन्हें बोला कि मुझे नेल पेंट लगानी है, आई वॉन्ट टू गेट रेडी टू गो टू द हॉस्पिटल। एंड हाथ में तो मैंने लगा लिया, बट बिकॉज ऑफ द टमी मैं पैरों में नहीं लगा सकती, तो यू शुड हेल्प मी। एंड लाइक अ नाइस हस्बैंड ही हेल्प मी विद दैट टू, एंड वी स्पेंट अ नाइस टाइम टुगेदर। ऐसे करते करते सुबह हो गई, 6 बज रहे थे, लेकिन नो चेंज। तो हम नहाए, रेडी हुए। फिर अराउंड 7:30 बजे वो जो पेन है वो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन वो बेरेबल था और मैं उसको सहन कर पा रही थी, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर मैं ब्रेकफास्ट करने लगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते वक्त वो जो पेन है वो थोड़ा और बढ़ा। तो मैंने तुरंत अपनी डॉक्टर को कॉल किया एंड शी सेड टीना नाउ इज़ द टाइम, तो अब आप आ जाओ। तो हम निकलने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन उतने में ही जो पेन है वो एकदम से और बढ़ा और हम निकलते इससे पहले विदिन 10 मिनट्स उस पेन की इंटेंसिटी एकदम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मतलब अगर वो पेन पहले मुझे 1 हो रहा था तो अब उसकी इंटेंसिटी 4 या 5 पहुंच चुकी थी और मुझे जो है वो कंट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे एकदम से एक तेज़ झटका लगा। कंट्रैक्शंस जो हैं वो फ्रीक्वेंट पेन्स होते हैं जो आपको हर कुछ सेकंड्स में आते हैं। तो एकदम से आपको बहुत तेज़ पेन होता है, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर आपको एकदम से तेज़ पेन होता है। तो कंट्रैक्शंस का मतलब है कि जो बेबी है उसका मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है और अब जो बेबी है वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो रहा है। तो फिर हम निकले, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा है। जब जब पेन हो रहा था मैं ज़ोर से चिल्ला रही थी और हमें लग रहा था कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए।
और ऑल्दो जो हॉस्पिटल है वो हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट दूर था, लेकिन उस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची। पहुंचते ही डॉक्टर ने सबसे पहले बेबी की हार्ट बीट्स चेक की और वो ठीक थी। उसके बाद उन्होंने मेरा एक इंटरनल असेसमेंट किया और उसके बाद मुझे एडमिट कर लिया गया अराउंड 9:30। तब तक वो जो पेन की इंटेंसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मुझे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब हर 2-3 मिनट में मुझे एकदम तेज़ पेन हो रहा था और जैसे ही पेन हो रहा था मैं उतना ही तेज़ चिल्ला रही थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस का क्या है कि वो कभी रुकते नहीं हैं। एकदम से आपको तेज़ पेन होगा, वो धीरे धीरे कम होगा तो आपको कुछ सेकंड्स का रिलीफ मिलेगा और वो फिर एकदम से तेज़ होगा। तो मैंने उस वक्त प्रियांश को बहुत तंग किया। हम दोनों की मम्मी वहाँ पर थी, उन्हें भी बहुत तंग किया। उसके बाद डॉक्टर आए राउंड पर और उन्होंने फिर से एक इंटरनल असेसमेंट किया और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो सर्विक्स ओपनिंग है वो हो चुकी है 4 सेंटीमीटर। तो हम बहुत खुश हुए कि चलो वी आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। और उन्होंने बोला कि जैसे ही आपकी जो ओपनिंग है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, हम आपको लेबर रूम या डिलीवरी रूम जो है वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। इस बीच वो बार बार बेबी की हार्ट बीट चेक कर रहे थे कि बेबी ने पॉटी तो नहीं कर दी, लेकिन लकीली सब कुछ ठीक था। लेकिन अराउंड 10:15 बजे मुझे वॉमिटिंग आ गई और बहुत तेज़ वाली वॉमिटिंग आ गई। तो हम डर गए कि अब क्या हुआ होगा, कहीं बेबी पर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आया, क्योंकि उस वॉमिटिंग की वजह से मेरे पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। तो हमें लगा कहीं वो प्रेशर बेबी पर तो नहीं आया। लेकिन हमारे साथ एक असिस्टेंट डॉक्टर थी तो उन्होंने बोला डरने की कोई बात नहीं है और ये बहुत ही नॉर्मल बात है। तो फिर हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला। ऐसा करते करते 10:30 बज गए, 11 बज गए, लेकिन मेरी जो सर्विक्स थी वो उसकी ओपनिंग इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। और फिर अराउंड 11:30 बजे मेरी पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, लेकिन हमने होप लूज़ नहीं किया। फिर 12 बजे डॉक्टर आई, उन्होंने फिर से चेकअप किया और उन्होंने बोला नाउ इट्स 7 सेंटीमीटर। सो वी वर हैप्पी दैट वी आर फाइनली गोइंग टू मीट आवर बेबी सून। एंड उसके बाद जो कंट्रैक्शंस थे वो और तेज़ हो गए और फिर 1 घंटे बाद डॉक्टर आई और उन्होंने बोला कि नाउ वी आर टेकिंग यू टू द लेबर रूम, क्योंकि नाउ यू आर फाइनली 10 सेंटीमीटर डायलेटेड। एंड फिर सब ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया, ऑल द बेस्ट विश किया। फिर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों बढ़ गए, लेकिन नर्वसनेस ज़्यादा थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अब वहाँ पर क्या होने वाला है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे अपनी पूरी एनर्जी से पुश करना है, लेकिन कैसे होगा क्या होगा कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ना मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी ना कुछ पढ़ा था। और यही सब सोचते सोचते मैं पहुँच गई लेबर रूम में। अनफॉर्चुनेटली हम जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ पर हस्बैंड का डिलीवरी के वक्त अंदर जाना अलाउड नहीं था। ये चीज़ हम पहले ही डॉक्टर से कंफर्म कर चुके थे, लेकिन मैंने उस वक्त फिर से डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ क्या हम उन्हें बुला सकते हैं, बट जो रूल था उसे तो फॉलो करना ही था। सो एनीवेज़ वहाँ पर मुझे एक स्ट्रेचर पर लेटाया गया, मेरी अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए बोला गया, मेरे लेग्स को ओपन किया गया एंड उसके बाद डॉक्टर ने मुझे गाइड किया कि आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन आएगा तभी पुश करना है। अगर आप बिना कॉन्ट्रैक्शन के पुश करते हैं तो सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और 1:30 बज गए थे, मैं पुश करती जा रही थी लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप कर पुश कर रहे हो तो जो पूरा प्रेशर है वो आपकी अपर बॉडी पर आ रहा है, जो कि सही तरीका नहीं है। उन्होंने मुझे फिर से सही tariका एक्सप्लेन किया। 2 नर्सेज आई, उन्होंने मेरे थाइस को नीचे प्रेस किया एंड फिर मुझे सही तरीका समझ में आया। फिर 2-3 पुश के बाद मैंने एक पुश पूरी एनर्जी से किया एंड भी उसके बाद जो बेबी है वो काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन वो पूरा नीचे नहीं आया था और वो कहीं बीच में स्टक हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये पोजीशन बेबी के लिए सही नहीं है और इस पोजीशन में जो बेबी की हार्ट बीट्स है वो सिंक होती जा रही है। तो आप एक सही पुश करो, मुझे बेबी का हेड दिख रहा है, आप एक पुश करोगे तो हम इजीली बेबी को बाहर ले आएंगे। लेकिन मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, मेरी पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। मुझे एकदम से ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और डॉक्टर ने बोला कि हम 1 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि बेबी की हार्ट बीट सिंक हो रही है।
तो आप एक राइट पुश करो और हम उसे बाहर ले आएंगे, अदरवाइज़ मुझे आपको इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि ना मैं चाहती थी ना डॉक्टर चाहते थे कि हम इतनी दूर आकर फिर सिजेरियन के लिए जाएं। और फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, ये तो करना ही है, एंड पूरी एनर्जी के साथ आई डिड अ पुश एंड अवर बेबी गर्ल वाज देयर। She came into this world and I was so happy. She is my part. It is something that we created and we were blessed with a baby girl. She is Dhriti and she cried and I too cried with her. जब डॉक्टर ने मुझे उसे दिया, I cried like anything. जब इतना पेन हुआ, सब कुछ हुआ, तब एक आंसू भी नहीं आया, but the outcome was so beautiful कि tears of joy started coming out of my eyes and it was the best feeling in the world. It was the best experience जो मुझे हमेशा याद रहेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। बस फिर धृति को पेडियाट्रिशियन चेक कर रहे थे, डॉक्टर ने बाहर सबको इन्फॉर्म किया। उसके कुछ देर बाद वो हमें बाहर ले गए। बाहर आते ही मैंने देखा कि पूरी जो हॉस्पिटल लॉबी है वो फुल थी, सारे फ्रेंड्स फैमिली सब वहाँ पर थे। सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बेबी के लिए भी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी। बस उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन धृति को उन्होंने कुछ घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था और उसके बाद से हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। और उस दिन के बाद से हम हर दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नई लाइफ अपनी लाइफ में, जो कि हम दोनों का मिक्सचर है। एंड शी इज़ लव ऑफ आवर लाइफ एंड वी विश अ लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ फॉर हर। सो दिस वॉज माई लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी। आई होप इससे आपको आपकी स्टोरी रिमाइंड हो गई होगी, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वी वुड लव टू हियर योर स्टोरीज and don't forget to hit the like and subscribe button and send us some love. Bye bye.